आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे जितना सुनोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कुछ लोग इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आते हैं। यह कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी, कठिनाइयों और समाज की समझ से परे परिस्थितियों के बीच भी संख्याओं के साथ एक ऐसा नाता बनाया कि गणित खुद उसके सामने रास्ते खोलती चली गई। उनकी कहानी केवल प्रतिभा की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, जुनून, निरंतरता और उस दिव्य शक्ति की कहानी है जो कभी कभी किसी एक इंसान के भीतर ऐसी चिंगारी डाल देती है कि वह पूरी दुनिया के ज्ञान को रोशन कर देता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार बिल्कुल साधारण था। पिता एक कपड़े की दुकान में क्लर्क और माँ पूजा पाठ से जुड़ी एक अत्यंत धार्मिक महिला। घर में न धन था, न सुविधा, न किसी तरह का बौद्धिक माहौल, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जिसके मन में संख्याएं ऐसे घूमती थी जैसे बादल पहाड़ियों के ऊपर। बहुत छोटी उम्र से ही रामानुजन का व्यवहार ऐसा था कि जो भी देखता यही कहता कि यह बच्चा दूसरों जैसा नहीं है। जहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते, रामानुजन चौक और स्लेट पर घंटों बैठकर आकृतियां बनाते, संख्याएं जोड़ते घटाते और अपनी ही दुनिया में डूबे रहते। स्कूल में जब वह पढ़ने गए तो अध्यापकों ने जल्द ही समझ लिया कि यह बच्चा साधारण सवालों के लिए नहीं बना है। उसे सरल सवालों का हल बताने में कोई रुचि नहीं थी। अगर उसे कोई सवाल दिया जाए तो वह उसकी जड़ से जाकर कुछ और ही निकाल लाता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी, उन्हें केवल गणित से प्रेम था। अंग्रेजी, इतिहास, जीव विज्ञान, भूगोल जैसी बाकी सारी चीजें उनके लिए बेकार थी। वे केवल वही पढ़ते थे जिसमें उनका मन लगता था। इसी कारण वह परीक्षा में बार बार फेल हुए और समाज ने उन्हें अजीब नजरों से देखना शुरू किया। लेकिन उनके भीतर बैठी आग तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 16 वर्ष की उम्र में उन्हें जीएस कार की एक असाधारण किताब मिली, सिंपोसिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। इस किताब में हजारों सूत्र थे और बस सूत्र थे, कोई व्याख्या नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। लेकिन यही कमी रामानुजन के लिए ईंधन बन गई। उन्होंने हर सूत्र को अपनी समझ से हल किया, उसे नए रूप में ढाला और गणित को एक ऐसी दिशा में सोचने लगे जहां एक साधारण दिमाग पहुंच ही नहीं सकता। इसी दौर में उन्होंने अपनी पहली नोटबुक भरी जिसमें इतने नए सूत्र, समीकरण और विचार थे कि आज भी दुनिया उन्हें रामानुजन नोटबुक के नाम से जानती है। लेकिन जीवन आसान नहीं था। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक ठीक से भोजन नहीं मिलता था, अक्सर भोजन छूट जाता था, लेकिन गणित का अभ्यास नहीं। वह रात के शांत वातावरण में मिट्टी के तेल के छोटे दिए के नीचे बैठकर घंटों तक सूत्र लिखते रहते। वे कहते थे, मुझे एक समीकरण में कोई अर्थ तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वह ईश्वर की अभिव्यक्ति न हो। उन्हें विश्वास था कि उनकी सभी खोजें देवी नमगिरी का आशीर्वाद हैं। उनके लिए गणित एक पूजा थी और संख्याएं ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद। पर दुनिया उनकी भाषा नहीं समझती थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, समाज उन्हें पागल समझता था। लेकिन फिर आया वह क्षण जिससे उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने अपनी नोटबुक मद्रास के कुछ प्रोफेसरों को दिखाई। शुरुआत में सभी हैरान, फिर संदेह, फिर अविश्वास। लेकिन एक प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर ने तुरंत पहचान लिया कि यह कुछ असाधारण है। उन्हीं की सहायता से रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के एक नौकरी मिली ताकि वे अपना शोध जारी रख सके। अय्यर ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपना काम विदेश भेजे और इसके बाद वह ऐतिहासिक कदम उन्होंने अपने सिद्धांत इंग्लैंड के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेज दिए। हार्डी उन कागजों को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने जटिल और इतने सुंदर, इतने गहरे सूत्र किसी अकेले व्यक्ति ने बनाए हैं। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति न्यूटन और यूलर की तरह प्रतिभाशाली है। उन्होंने तुरंत उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे। वहां की ठंड, वहां का भोजन, वहां की संस्कृति सब अलग, लेकिन गणित उनका सबसे बड़ा साथी बना रहा। हार्डी और रामानुजन ने मिलकर ऐसे ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो आधुनिक गणित
कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के मूल ढांचों को प्रभावित करते हैं। हार्डी तर्क से काम करते थे, जबकि रामानुजन अंतर्ज्ञान से। हार्डी कहते थे, रामानुजन हर सही बात को महसूस कर लेते थे, जैसे किसी ने उनके कान में फूंक कर बता दिया हो। इसी दौरान वह प्रसिद्ध घटना हुई जब हार्डी ने अस्पताल में जाकर कहा कि वह 1729 नंबर की टैक्सी में आए हैं। ये एक उबाऊ सा नंबर। रामानुजन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह बहुत दिलचस्प है। यह वह सबसे छोटा अंक है जिसे दो क्यूब के जोड़ से दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। हार्डी समझ गए कि उनका मित्र वापस ठीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बीमारी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ठंड, भोजन की कठिनाई और लगातार मानसिक परिश्रम ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। उन्हें टीबी हो गया। 1919 में वे भारत लौट आए, अत्यंत कमजोर लेकिन दिमाग उतना ही तेज। इसी दौर में उन्होंने अपनी सबसे कठिन और रहस्यमयी खोज की, मॉक थीटा फंक्शन, आज भी जिन पर शोध हो रहा है। और फिर आया वह दिन, 26 अप्रैल 1920। सिर्फ 32 साल की उम्र में यह अद्भुत प्रतिभा दुनिया से चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी नोटबुक्स में लिखे सैकड़ों सूत्र आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को चकित कर रहे हैं। उनके जीवन में साबित किया कि महानता के लिए न धन चाहिए, न सुविधाएं, न विशेष माहौल, बस भीतर एक दिव्य आग चाहिए। रामानुजन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो यह सोचता है कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, क्योंकि रामानुजन की कहानी कहती है, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।